जो एक्सीडेंट मैं बता रहा था नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर और हेलमेट ना लगाने की वजह से तब तक अस्पताल का भी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, 19 से 20 लाख रुपए। हमने घर वालों को भी उनको बताया कि इतनी रिक्वायरमेंट है, तो एक 10 रुपये की झोली में 19 लाख रुपए भर कर लेकर आए। और जब वो पूरी संघर्ष के बाद ज़िंदगी का हार जाना और जो माता पिता जो सपने ले करके जिस शहर में भेजे थे, उस शहर में उसकी चिता का जल जाना एक बड़ा ही दुखद तो था ही, लेकिन जो भी आपकी एक सोच होती है, जो फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि वो दुनिया ही पलट गई हो, वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी और उस परिवार के लिए भी। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा मुझे ऐसे देख के। चलिए कहानी सुनाता हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है। कहानी कानपुर की है। मेरे दोस्त का बड़ा भाई रोज शाम में अपनी फार्मेसी स्टोर से अपने घर जाता है। एक दिन वो जल्दी निकला, उसे शायद कहीं और जाना था, कुछ ज़रूरी काम से। बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं। उसने अपनी चमचमाती हुई बुलेट पे कपड़ा मारा, उसे साफ किया, बाइक पे सेल्फ मारी और निकल पड़ा। मेन रोड पर आते ही सामने से आ रही एक स्प्लेंडर से उसकी टक्कर हो गई। भैया का सिर रोड से टकरा गया। हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं मिला। ऑन द स्पॉट डेथ। ये नहीं पहन रखा था जो मैंने पहना है। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से किसी अपने की जान चली गई। समझ नहीं आया कि इस बात पे कैसे रिएक्ट करें, कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाएं। फिर मुलाकात हुई हेलमेट मैन से, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका हेलमेट मैन बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ। आइए जानते हैं। सर, बिहार से दिल्ली एनसीआर आना कैसे हुआ आपका? हर किसी के बच्चे के पास ड्रीम रहा था कि हाँ कुछ सपना था कुछ करके, और हम भी एक सपने लेकर के आए थे, नहीं कि हमें भी कुछ अच्छा वकील बनना है और उतना ही पढ़ लेना है कि ताकि अपने गांव के जो केसेस होंगे और इस तरीके से जो कुछ जिले के होंगे फिर वापस ही जाना है, ताकि एक अपना ठाठ भी रहे और परिवार के लिए एक अच्छा लगे कि हाँ घर का जो लड़का है वकील है, क्योंकि गांव में भी वकील कोई नहीं था, हमारी उस समय बहुत ज़रूरत थी। तो पिताजी ने यही सोच करके हमें भी भेजा था और उस चीज़ को लेकर के कानून की मैंने बहुत मेहनत लगा करके पढ़ाई करा। तो उस दौरान एक मेरा मित्र भी था, वो भी बिहार से ही था और वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही था, और वो इंजीनियरिंग करने के लिए आया था, जो एक साल बाद मेरा रूम पार्टनर जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था। आपने अपने सपने में कृष्ण कुमार को कैसे जोड़ा? वो आपके सपनों के भागीदार कैसे बने? आप ये होता है कि आप जब कोई भी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो वो सबसे बड़ा रोल होता है कौन आपके साथ, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आप किसी के साथ, कंपनी के साथ आप सपने नहीं देखते हैं, जो आपके साथ चल रहा होता है, जो रूम पार्टनर होता है, जो आपका दोस्त होता है, आप सपने उसके साथ देख रहे होते हैं। और वो लगता है कि जो आप हकीकत, जो मेरी एज थी, जिस एज में मैं आया था, जिस एज में हमारा दोस्त था, उस समय 23-24 साल की एज में जो आप ख्वाब लेके चलते हैं, वो लगता है कि वो जो आप कल्पना करते हैं वही सब कुछ लगता है कि फ्यूचर में यही चीज़ होने वाला है और यही चीज़ हम अचीव भी करेंगे। लेकिन सडनली किसी चीज़ को लेकर के, जो एक्सीडेंट में बता रहा था नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर और हेलमेट ना लगाने की वजह से, फिर वो 3 से 4 घंटे तड़पता रहा, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वो भी शाम जब हुआ, सूरज ढल गया, तब जा कर के उस गाड़ी का इंडिकेटर जल रहा था, तो कोई सज्जन पर्सन अस्पताल पहुंचाया। और वहाँ पर जो सब कुछ बातें किया, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई और भी कृष्णा को या बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जब वेंटिलेटर पे गया तो फिर बात नहीं किया। और जब तक हम सभी दोस्त भी पहुंचने के बाद अस्पताल का जो बिल बढ़ने लगा, 4 से 5 लाख रुपए हमें वहाँ पर इकट्ठा ऑन द स्पॉट करनी थी। वो उस समय 5 लाख रुपए हमने किसी कॉलेज से नहीं मदद लिया, किसी घर वालों से नहीं मिला, आपस में दोस्ती में ही वो 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो ये पोटेंशियल थी हमारी दोस्ती के लिए। और तब तक बड़े हिम्मत से हमने जैसे माता पिता को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वो भी 2-3 दिन जो कि रिजर्वेशन करा करके आना, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिहार से यहाँ दिल्ली आना, ऐसे लोगों के लिए ऑन द स्पॉट। तो वो भी आए। तब तक अस्पताल का भी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, 19 से 20 लाख रुपए। हमने घर वालों को भी उनको बताया कि इतनी रिक्वायरमेंट है, तो एक 10 रुपये की झोली में 19 लाख रुपए भर कर लेकर आए। और पहली बार हमने ये देखा कि एक 65 से 70 साल का जो माता पिता हैं, वो अपने बेटे के लिए जुआ खेलने के लिए आए। जुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा दोस्त था कृष्णा था, अपने माता पिता का इकलौता चिराग, और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। ऐसा भारत में कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहाँ उसके माता पिता ने
अपने बेटे के लिए मन्नत ना मांगी हो, और जब मन्नत उनकी कामयाब हुई, जब उनके घर में किलकारी गूंजी, तो अपने बेटे का नाम उसने कृष्ण रखा, क्योंकि कृष्ण की बहुत बड़ा पुजेरिन थी वो। और फिर उस शहर में जहाँ पे कुछ उम्मीद के लिए भेजी थी, और उस जगह पर एक जुआ खेल रही थी कि अपने बेटे को वापस लेके जाना है। और उस समय पैसे के लिए चिंता नहीं, मतलब एक तरीके से जाति से ब्राह्मण थी, और जो भी पूजा पाठ करना चाहिए था उन्होंने, चाहे रिश्तेदार हो चाहे खुद भी हो, पूरे अस्पताल में बैठी रही। हम लोग भी मतलब कुछ वहाँ पर बैठे हुए थे, कहीं कुछ डॉक्टर कुछ भी बोल देते, ये सामान लाना हो वो सामान लेना हो, कभी हट नहीं रहे थे, दुआ कर रहे थे। और 8 से 10 दिन मतलब जो हम लोगों का कॉलेज का जो ठिकाना था वो अस्पताल ही हो गया था। और उसके बाद और लोग भी ठीक होकर के जा रहे थे, तो हमें लगा था कि हमारा भी दोस्त भी एक दिन ठीक हो जाएगा और फिर से वो चीज़ें हम लोग बीच में वैसे करेंगे। लेकिन जब वो पूरी संघर्ष के बाद ज़िंदगी का हार जाना, और जो माता पिता जो सपने ले करके जिस शहर में भेजे थे, उस शहर में उसकी चिता का जल जाना, एक बड़ा ही मतलब दुखद तो था ही, लेकिन जो भी आपकी एक सोच होती है, जो एक फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि वो दुनिया ही पलट गई हो, वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और उस परिवार के लिए भी। कृष्णा की एक्सीडेंटल डेथ के बाद उनके माँ बाप पर क्या बीता होगा? जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न दुनिया ने सुनी है न लोगों ने सुना है। और उसी गूंगे माता पिता की मैं आवाज़ शब्दों को सुन रहा था, जो कि उनके घर के अंदर जो कि आम के पेड़ थे, वो बगान थे, वो सब कुछ कटवा दी थी, क्योंकि उसी पेड़ के ऊपर उनका बेटा आम तोड़ करके खाया करता था। जितनी भी यादें थी वो सब कुछ मिटा देना चाहती थी, कि वो नहीं चाहती थी कि इसको देखूं तो मुझे अपना बेटा याद आए। और जिस भगवान की वो पूजा किया करती थी, हमें लग रहा है कि साल भर तक उन्होंने एक दिया भी नहीं भगवान के पास जलाया होगा। और मुझे ये दिखा कि जो एक माँ अपने बच्चे के लिए यही कह रही थी, कि मुझे नहीं मालूम था कि हेलमेट ऐसा कोई चीज़ भी होता है, अगर मुझे मालूम होता तो एक क्या मैं 10 दे देती, जो कि उसकी तस्वीर अपने तकिए में लेकर के सो रही हैं। तब मुझे लगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी एक औलाद है, और उनके भी जो माता पिता हैं अपने बच्चों के शिक्षा के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तब मैंने शपथ लिया कि मैं अपने दोस्त की तरह किसी को सड़कों पर जो मरने नहीं दूंगा, और वहाँ से मैंने संकल्प लिया कि मैं सड़कों पर हेलमेट बांटूंगा। और वहीं से मैंने अपने सड़क हादसों के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध, जो कि मैं इसे मानता हूँ, इस अदृश्य युद्ध के खिलाफ हमने लड़ाई छेड़ दिया, और जंग जो अभी पिछले 10 वर्षों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने दोस्त को खोने के बाद। आज आपको लोग हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ? की शुरुआत पटना से किया था, जहाँ एक दुकान आज भी हमें याद है, वो मैंने पूरी दुकान ही, उस समय पैसे की कमी नहीं थी, और मैंने पूरी दुकान की हेलमेट खरीद लिया। मैं दुकान में गया था, मैंने बोला था कि जो ये हेलमेट रखे हैं कितने, तो आज भी जो अमाउंट हमने दिया था 1,86,000 का, उनकी पूरी दुकान की हेलमेट खरीदी थी। तो वो दुकान वाले भी बड़ा शॉक्ड हो गए थे कि ये बंदा है कौन जो पूरी दुकान की हेलमेट खरीद लिया, कहीं मेरा दुकान तो नहीं ख़त्म करवाना चाह रहा है, या कोई उसका एंटी तो नहीं किसी ने भेजा है, कि आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि भाई दुकान। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा चीज़ नहीं, मैं 4 दिन में ये हेलमेट लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका भी साथ रहे, सहयोग, हम लोग मिल करके सड़क पर बांटेंगे हेलमेट। तो उस वक्त मैंने वो पटना में जो हेलमेट जब बांट रहा था, उस समय बस कोई जान भी नहीं रहा था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, बस हेलमेट लोगों को दे रहा था, और वो गले लगा के दे रहा था हर किसी को। तो जो दुकान वाला जो देख रहा था मुझे, वो बड़ा मतलब खुश हो रहा था कि मतलब भारत में कोई ऐसे पहली बार भी कोई इस तरीके से हेलमेट कोई बांट रहा है, मतलब वो मेरी दुकान से खरीद करके। और उसके लिए जो 1,86,000 अमाउंट था, उसने 6,000 कम भी कर दिया था। तो बोला था कि नहीं सर, ये चीज़ें मान के चलिए, मेरी तरफ से योगदान। और उसने अपनी दुकान में मेरी पहली बार तस्वीर लगाई। वो 4 दिन लगा था हेलमेट बांटने में, और जो खुशी मिली वो कर दी। सर जीवन में आपको पता नहीं, आपने तो अपने पैसा लगाया हुआ है, सबको अपने दोस्त के लिए दे रहे हैं, लेकिन पहली बार अपनी दुकान को जो मैंने बेचा था हेलमेट ना, कोई 100 रुपये 200 रुपये बार्गेनिंग कराने के लिए जिद कर लेता था, लेकिन उसी हेलमेट को मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा शख्स है जो फ्री में दे रहा है। लोगों का क्या रिएक्शन था मुफ्त में हेलमेट पाके? लोगों के भी मतलब जो अच्छे क्वालिटी के हेलमेट पा रहे थे, तो वो तो सोच रहे थे कि कोई शायद सरकार दी होगी, कोई वैसे दे रहे। तो लोगों का जो परसेप्शन था वो इसी तरह का था कि हाँ कोई एनजीओ होंगे, कोई संस्था, वो बार बार इधर उधर बोर्ड देखते थे कि अरे इधर कोई बोर्ड, भाई ऐसे ही दे रहे हो सारा हर चीज़ें। हाँ, मैं वही कह रहा था कि मैं आपको अपना एक मित्र समझ के दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना मित्र खोया हुआ है, और आपको आगे चल करके सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है, तभी हमारे भारत की सड़कें दुर्घटना मुक्त बनेंगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप मेरी बात को समझ सकते हैं, तो बस एक दिल से गले मिलते हैं, और बाकी आपकी यात्रा मंगलमय हो।
क्योंकि सड़कों पर ये होता है कि हर कोई मरने के बाद एक आत्मा में बन जाता है। और मैं उनको भी बोलता था कि आप भी एक आत्मा समान है, ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने घर सुरक्षित पहुँच पाएँ, इसीलिए मैं आपको हेलमेट दे रहा हूँ। मेरा कंसर्न सिर्फ यही रहता था कि सड़क दुर्घटना के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि जो हमारे भारत में प्रत्येक दिन जो 1300 हादसे होते हैं और उसमें से 500 लोगों की चिताएं जल जा रही हैं। और आज भारत की सड़कों पर अगर हम 1 घंटे की बात करें तो जिसमें 20 मौत हो रही है और 20 में से 8 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और उससे ये भी कहा जाता है कि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कोई हादसा हो, इसीलिए मुझे आपके साथ आज मिलाना उन्होंने किया और मैं आपको ये हेलमेट दे पा रहा हूँ। हिम्मत कहाँ से आती है ये सब करने के लिए आपके अंदर? सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुएं हैं लश्कर मेरा। कि मैंने ग्रेटर नोएडा का जो घर भी हमने खरीदा था और उसे भी बेच दिया हेलमेट बांटने के लिए कि लोग पागल ही वो चीज़ें कह रहे थे हमें। और घर भी बेचा तो पत्नी ने का भी वो सपोर्ट से ही, और मेरे कार्य से वो इतना प्रभावित थी कि कोविड के दौर जब आया था तो जैसे 2 ट्रक में हेलमेट लेकर के गया था वहाँ वाराणसी, तो उन्हें अपनी ज्वेलरी तक भी उन्होंने नीलाम कर दिया, वो भी खुशी खुशी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं अपने कार्य को, उसको मालूम पत्नी को ये चीज़ था कि हाँ ये कार्य नहीं कर पाएंगे तो जरूर इनको बीमारी हो जाएगी। तो मुझे ज़िंदगी बचाने के लोगों सड़कों पर ना मैं रह ही नहीं सकता हूँ हर दिन बिना काम के। मेरे अंदर इस तरह का वो चीज़ें पागलपन आप कहिए या जो भी करिए वो चीज़ें, तो उसको मालूम था कि अगर ये हेलमेट कल से नहीं बांट रहा हूँ या स्टॉक या पैसे वो चीज़ें नहीं हैं तो मैं किस तरीके से क्या सोच रहा हूँ। जिनकी ज़िंदगी बची थी तो वो अकेले नहीं आता था पर्सन, अपनी पत्नी के भी साथ आता था, वो परिवार पूरा आता था। अगर उनके माता पिता थे तो उनको भी लेकर के आता था, उसका बच्चा, मतलब ऐसे 3 जनरेशन को साथ लेकर के आता था कि चलो उस भगवान से मिलते हैं जिसने ने हेलमेट दिया था। तो कहीं ना कहीं उसको भी पॉजिटिव दिखा, क्योंकि वो भी MBA पास आउट, वो चीज़ें अलग बात है कि हाउस वाइफ थी, लेकिन चीज़ों को समझने की क्षमता उनके अंदर भी वो चीज़ थी और वो देख भी रही थी कि हाँ परिवेश क्या है। तो इस वजह से उन्होंने सहयोग किया ताकि ये न कहें कि तुम्हारे कल अच्छे कर्मों में कल को भविष्य में ये नाम हो तो उसमें मैं विलन का रोल में आ जाऊं। मैं आपके साथ हूं, एक दोस्त की तरह हूं, तो कम से कम ये रहे कि नहीं मैं भी आपके साथ लड़ी तो एक योद्धा की तरह लड़ी। अदरवाइज नारी समझ करके ये न कहना कि सिर्फ आंसू बहाने वाली हो, बल्कि ये रहे कि हर तुम्हारे साथ खुशियों के लिए हर पल खड़ा रहने वाली मिले। तो इसमें मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि जो ईश्वर ने मुझे ऐसी पत्नी भी दिया जो मेरा सहयोग भी कार्य में। आपके माँ बाप ने कुछ सपने पूरे करने के लिए आपको महानगर भेजा और आप समाज सेवा में खुद जुड़ गए, क्या रिएक्शन था उनका जब उन्हें पता चला कि आप हेलमेट मैन हैं? 26 साल की उम्र में जब आप अपने सपनों के पीछे ना भाग करके आप उन लोगों की ज़िंदगी बचाने के पीछे भाग रहे हैं जहाँ पर लोग खुद जानते हुए भी मतलब कि हेलमेट की वजह से वो चीज़ें डेथ हो, और आप उन्हें सड़कों पर समझा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सोचने का, ये उनके लिए भी मतलब गहरा संकट था कि 4 बच्चों में से यही सबसे छोटा था जो कि बाहर गया था पढ़ने के लिए और इसी से बहुत कुछ उम्मीदें थी विकास की। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी नाराज़गी थी। अब अलग बात है कि मैं दुनिया को कन्विंस करने के लिए निकला था सड़कों पर सड़क हादसों के खिलाफ, लेकिन अपने माता पिता को जहाँ बात आती है उनको कन्विंस करना ये बड़ा ही मुश्किल था। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो अगर कल मैं ही किसी सड़क हादसे का शिकार हो गया तो फिर किसको ब्लेम करोगे फिर आप भगवान? तो सिर्फ वो लोग वहीं पर चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जो कर रहे हो, हमें पता है कि कुछ गलत नहीं है। आप अभी तक हिंदुस्तान में कितने हेलमेट बांट चुके हैं? सिर्फ ग्रेटर नोएडा जहाँ शहर में रहता हूँ नहीं, बल्कि इंदौर, अलग अलग दूसरे राज्य, जो कि आज मुझे 10 वर्ष हो गए जो भारत के 22 राज्यों में घूम करके जो मैंने सड़कों पर हेलमेट बांटा हुआ, अभी तक जो 62,000 से अधिक हेलमेट बांटा हूँ। और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि जो 36 लोगों की ज़िंदगी बचाया हूँ, और ये 36 लोग जो हैं उन्हें, ये लोग वो हैं जो खुद ये मानते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारी लाइफ बची है। आपके हेलमेट बांटने की मुहिम से कई जानें बची हैं, क्या कोई ऐसा राइडर है जिसकी जान बची और वो आपसे मिलने भी आया हो? हाँ, एक व्यक्ति था रोमी नाम का, जो इंदौर शहर के वो थे। वो आए थे जो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, जो अमृत काल में वो यहाँ पर वो स्कूटी से चल के आ गए थे यहाँ दिल्ली तक, जो सड़कों पर घूम घूम के गाना गा रहे थे। तो मैंने ये देखा कि ये जो गाना गा रहे हैं तो वो बिना हेलमेट के गा रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं। तो मैंने उनको ग्रेटर नोएडा में बुला करके रोमी जी का मैंने गाना भी वहाँ पर सुना और उनको हेलमेट भी पहनाया, और हमने कहा कि आप प्लीज़ वहाँ से आ गए बिना हेलमेट, लेकिन अभी ये हेलमेट पहने आप, और तभी आप हमेशा लोगों को गाना गाकर सुनाते रहेंगे। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। फिर वो यहाँ से जब वापस जा रहे थे इंदौर वापस, तो उनका कोटा में एक्सीडेंट हुआ था, सामने से गाड़ी ने टक्कर मारा था और उनके जो स्कूटर थे 3 भाग में बट गए थे और वो 6 फीट हाइट करके डिवाइडर पे गिरे थे, जो कि जो मैंने हेलमेट दिया था
उस हेलमेट में स्क्रैचेस आ गए थे, लेकिन उनका सर बच गया था। उन्होंने कहा था कि सर 3 इंजेक्शन पे मैं फिर हॉस्पिटल जाने के बाद मैं उठ गया था, फिर स्कूटर को लेकर के जा पाया। सिर्फ ये हेलमेट ही था जो कि मुझे बचा पाया। क्या महसूस होता है अपने सपने तोड़ के लोगों की जान बचाने में? मेरी उम्र उस समय 26 साल थी और 26 साल की उम्र में हमारे भारत के युवा बहुत अपने सपनों के पीछे भागते हैं। और उस वक्त जब मुझे तय करना पड़ा कि नहीं, मुझे अपने कुछ दोस्त के लिए करना है, और मैं अपना दोस्त तो खो चुका था, मैंने ये सोचा कि बस मुझे भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाना है, उसके लिए मुझे कार्य करना है, ताकि दोस्ती को जीवित रखना है। मेरे हेलमेट देने की वजह से जब दूसरों की ज़िंदगी बच रही थी, उनके परिवार वालों से मैं मिल रहा था, तो मैं अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाया, लेकिन जो फैमिली मिलती थी, एक अलग सी खुशी मिलती थी कि इस परिवार, मैं कहीं ना कहीं अपने दोस्त के परिवार को, चेहरे को देखा करता था और उस परिवार को, तो मुझे बड़ा ही मतलब एक अलग सा सुकून मिलता था। क्योंकि जो लोग बातें करते थे हमसे, वो खुशी के आंसू से बात करते थे, जो उनकी वेदना होती थी। ये हेलमेट आपके माथे पर कब से है? जब मुझे हेलमेट मैन का टाइटल मिला था, तब से ये मैंने मस्तक पर ये हेलमेट वो चीज़ें लगाना लेकर के हमेशा चलना शुरुआत की, जो कि मुझे पहले लोग पागल भी कहते थे। हर चीज़ें क्या है, उस समय हेलमेट का चालान भी 100 रुपये का हुआ करता था। लोग 150 रुपये के हेलमेट खरीद लेते थे, और उस समय सड़क पर तो लोग बेवकूफ़ ही समझते थे कि आखिर ये क्या है, पागलपन है ऐसे हेलमेट। पुलिस वाले भी गरिया देते थे हमें, उनकी भी गाली सुननी पड़ती थी, लोगों की भी सुननी पड़ती थी। आज कृष्णा के माता पिता कैसा महसूस करते हैं कृष्णा के जाने के इतने सालों बाद? अब उनके बेटे का जाने का वो गम तो वो चीज़ें था कुछ वक्त तक, लेकिन उनको लगता है कि भविष्य सब जो कि भगवान की पूजा कर रही हैं, खुश हैं। उनको लगता है कि भगवान ने ऐसे ही कुछ नियति बनाई थी कि मेरे बेटे को, कम से कम जो मेरे कोख में 20 साल से जो बेटा नहीं पैदा हुआ था, वो अगर इतने पल के लिए मुझे बेटा दिया था, तो कहीं ना कहीं कई घरों के चिराग बचाने के लिए भी दिया था। जो आज तुम आशीर्वाद के रूप में आज इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें देख करके लगता है कि नहीं, भगवान ये सब कुछ चक्र बना रखे हैं, और कहीं ना कहीं हमें खुशियाँ भेजने के लिए वो आप रूपी किसी न किसी को भेज दिए, जो तुम्हारे माध्यम से वो चीज़ें हमें वो प्राप्त हो रही है। वाराणसी में आप न्यूज़ हाइलाइट थे हेलमेट बांटने के कारण। वाराणसी में ऐसा क्या खास था? किसी के एक चालान नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो 8-8, 10-10, किसी के 15-20 चालान हो चुके थे। तो उन्होंने कसम खा लिया था कि हम हेलमेट भी नहीं पहनेंगे और चालान भी नहीं जमा करेंगे, कटने दो, जो हो से देखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जो कानून को लेकर के बड़ा मतलब नेग्लिजेंस और जो मजबूत नहीं था। लेकिन हमने ये कहा कि भैया, जो अगर राजस्व में अगर आप चालान भर करके आते हैं, मैं आपको हेलमेट तो दूंगा ही, साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा कोविड के दौरान हमने वो चीज़ें दिया। न्यूज़ भी कोई भी अगर सर्च करेगा जैसे गूगल पे वाराणसी हेलमेट मैन, तो उस समय का आप देखेंगे लगभग 17,000 लोगों का हमने दुर्घटना बीमा किया था 5 लाख का। ये कारण वो था कि उस वक्त जो दुर्घटना वाले परिवार थे, जिन्होंने पिता नहीं थे, उनके बच्चों के कॉल आ रहे थे, क्या उनके लिए खाने की समस्या थी। तो मुझे ये लगा था कि जो हमारे भारत में आज भी ऐसे 70% आबादी है जो सड़क दुर्घटना के होने पर या ऐसे न कोई बीमा जानता है, न दुर्घटना बीमा क्या होता है, और उनके पास ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अपने घर होते हैं, या तो थोड़ी छोटी ज़मीन होती है, या बीबी के जेवर होते हैं, वही बेच करके ज़िंदगी बचाने का प्रयास करते हैं, और वो पैसा भी चला जाता है और ज़िंदगी भी नहीं बच पाती है। और जो घर में पड़े हुए बच्चों के लिए खाने का हर चीज़ की बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि हर कोई आंकड़ा पड़ता है, लेकिन उस परिवार में जब हादसे होते हैं, उस परिवार तक कोई नहीं जा पाता है। फाइनली आपकी इस मुहिम से कितना इम्पैक्ट हुआ? वहाँ फ्रंट पेज पे न्यूज़ में वो चीज़ आई थी, कभी भी इतना राजस्व नहीं जमा हुआ था, जो कि लोगों में इतना इंटरेस्ट आए। लेकिन जिस तरह से मेरे पास वहाँ पर जो लंबी लाइन कतार में लोग हेलमेट लेने के लिए, अपना चालान दिखाने के लिए आ रहे थे, हेलमेट लेकर के जा रहे थे, उसी तरीके से लंबी कतार में पहली बार वहाँ लोग अपने चालान जमा करने के लिए भी वो चीज़ लगे हुए थे। वहाँ पर भी ट्रैफिक द्वारा कई बार कॉल आया कि ऐसा क्या हुआ कि भाई एक बाइक ऐसे भीड़ हो गई अचानक से, आखिर क्या राज है लोगों के बीच में। क्योंकि वो कहते थे कि भैया हमने चालान भर के आए, हमने जीवन में तो कभी कल्पना ही नहीं किया था कि ताकि मैं चालान भर पाऊँगा कि जिस तरह से पुलिस का रवैया है और इस तरह से। लेकिन आपने अपने मित्र को खोया, और इस तरीके जब हम लोगों ने आपके बारे में पढ़ा और आप हमारे शहर में आए हैं इस तरीके से कार्य करने के लिए, तो आपने दिल को जगा दिया हमारे। इसलिए हम, एक तो हमें आपसे मिलना भी था, हमें देखना भी था, और सिर्फ आपके वक्तव्य पे, मतलब कि आप हर परिवार को अपना मित्र बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने अपना चालान भर करके हम आपसे बस एक याद के तौर पर ये हेलमेट लेने के लिए आए हैं। ये एक बड़ी एक अच्छी मेमोरी थी। और जो वाइस चांसलर वहाँ पे TN सिंह थे भारतीय विद्यापीठ के, वो भी आए, मिले, बोले मदन मोहन मालवीय जी के बाद मुझे पहली बार ऐसे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो ऐसे समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं। हिंदुस्तान में छोटे बच्चों का हेलमेट पहनना मैंडेटरी नहीं है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जब पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं उन्हें स्कूल,
इस पर आपने एक लीगल बैटल भी लड़ा था PIL डाल के। जो 4 साल के बच्चे के ऊपर हमने हेलमेट का कानून पास करवाया हुआ है, और मैं हर जहाँ पर भी जाता हूँ, परिवार जहाँ मैंने हेलमेट जो बांटे हुए इतने किए हैं, तो मैं हर परिवार से यही माँ सिखाता हूँ कि अगर आपके घर में एक बेटा है, अगर आप उसे साइकिल खरीद करके लाए हैं तो उसके लिए हेलमेट भी लेकर के दें। जैसे आप जूते चप्पल पहना रहे हैं, वैसे अपने बच्चे को हेलमेट पहनाने की बचपन से आदत डालें। क्योंकि आज के डेट में अगर जो भी माता पिता अपने बच्चों के लिए स्कूटी या बाइक खरीद रहे हैं तो वो सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो पेरेंट्स भी वो पूछते हैं कि क्राइम क्यों वो चीज़ है। मैंने कहा है कि आप जो भी सड़क पर आज युवा को देख रहे हैं जो हेलमेट नहीं पहन पा रहे, कारण उनके माता पिता ने बचपन से आदत नहीं दिया है। आप भी अगर बच्चे को अपनी स्कूटी या बाइक कुछ भी देंगे तो उन्हीं की तरह ये सड़कों पर जाएगा, ये भी नहीं हेलमेट लगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा हेलमेट और सुरक्षित रहे तो उसको बचपन से अभी से हेलमेट की आदत, जब आपका बेटा साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बना ले तभी आप उसके लिए स्कूटी बाइक खरीद के दें। सर एक आखिरी सवाल, भारत में एक्सीडेंटल डेथ से कितना नुकसान होता है हर रोज? भारत सरकार का भी कहना है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति भी अगर सड़क हादसे में मरता है तो भारत सरकार के 90 लाख राजस्व का नुकसान होता है। तो देशभक्ति इसमें भी है। तो मैं उनको यही कह रहा था कि मैं हेलमेट फ्री में दे रहा हूँ, ये फ्री मत समझिए। मैं देश के लिए भले अपने जेब से या जो भी चीज़ पैसे दे रहा हूँ, मैं भारत के राजस्व को बचाने के लिए। प्रतिवर्ष 1.5 लाख मौत के आंकड़े हो गए। वैसे 2022 की बात करूँ तो 1,68,000 हो गए। ये 1,68,000 सिर्फ मौत ही नहीं है, ये 1,68,000 परिवार जो है वो हमारे विकास से पीछे चला गया। कहीं ना कहीं आपके उम्मीद या फिर आपके ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं। तो ये किसी की देश के लिए जो रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी कमज़ोर करने लायक है, और ये इसमें चिंतन का विषय है। देश की सरहदों को आर्मी तो रक्षा कर रही है, लेकिन आपको एक आर्मी की तरह सोचना होगा। और भारत में जो इतने बड़े चैलेंजेस जो हैं, जो आए दिन देश के लिए बहुत चुनौतियाँ बनती जा रही हैं, बड़ी समस्या, उसको आपको ही हल करना होगा। और मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके आप लड़ाई का हिस्सा बने ताकि हम भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बना सकें, क्योंकि आज़ाद भारत हमारा खुशहाल भारत दिखे। जय हिंद। हेलमेट पहनिए, अपने लिए नहीं अपने करीबियों के लिए पहनिए। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके परिवार का, इस देश का भी उतना ही हक है। इसे संभाल के रखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। हेलमेट पहन के चलिए, और अगर आप नहीं पहन सकते हेलमेट तो हेलमेट मैन से संपर्क कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनसंग इंडिया फाउंडेशन में आप किससे मिलना चाहते हैं। जय हिंद।